हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो है विकलांगता मतलब दिव्यांगता। और साथ ही एक टॉपिक और है वो है वरिष्ठ नागरिक। इन दोनों से संबंधित हम लोग आज बेहतर अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग और बेहतर कर सकते हैं इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक दो प्रश्न आपको देखने को इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसका क्या मेन थीम क्या है? अधिकार और सम्मान किसका? दिव्यांगजनों का भी और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों का, दोनों का अधिकार और सम्मान। इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ कानूनी प्रावधान पढ़ेंगे, कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे और इसकी जो एक मार्गदर्शिता है वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, यदि आप लोग मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप लोग को लगता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है, तो बिल्कुल आपको ऑल द बेस्ट। यदि आपको लग रहा है कि हाँ, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको कोई कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है नंबर, वहाँ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी किसी भी प्रकार की होगी इस विषय से संबंधित। और यदि हाँ, बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, यदि आप लोग उस ऑफर के रूप में कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और जैसा भी हो आप जरूर अपडेट हमको व्हाट्सएप के रूप में कीजिएगा। चलिए, हम लोग आते हैं वापस अपने इस टॉपिक पे। यह है दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच। क्या क्या होता है? तो पहले हम लोग समझेंगे दिव्यांगजन होते क्या है, वरिष्ठ नागरिक होते क्या है। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा इसके लिए विस्तार जाएंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? पहला है आपका भाग एक, दिव्यांग जन अधिकार। इसकी परिभाषा, सामाजिक बाधाएं, 2016 का क्रांतिकारी कानून और इसके पहले का भी जो कानून है उसको भी पढ़ेंगे जो 1995 का था। 1995 के कानून के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग आते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिकार। जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, उनके लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ व्यवस्थाएं की गई है, तो उसकी कुछ चुनौतियां, भरण पोषण कानून और सरकारी सहारा, ये सब के बारे में हम सीनियर सिटीजन के बारे में पढ़ेंगे और बाद में देखेंगे कि इनका कल्याण कैसे हो रहा है और उनको कौन से अधिकार इनको मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, रेडी हैं आप लोग? यदि आप लोग मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज या पार्ट बी या किसी भी प्रकार की भी सहायता चाहिए, तो बिल्कुल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग उसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आते हैं दिव्यांग जन अधिकार। विकलांगता से दिव्यांगता। ध्यान दीजिए, एक शब्द यहाँ देखने को मिल रहा है विकलांगता और एक शब्द देखने को मिल रहा है दिव्यांगता। दो शब्द मिल रहे हैं ना, तो दोनों को पहले समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या क्या, ये दोनों में क्या खास अंतर है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं दिव्यांगता। दिव्यांगता की जो आधुनिक परिभाषा है, एक सामाजिक बाधा। कैसे? दिव्यांगता का जो अर्थ है वो केवल शारीरिक अक्षमता नहीं है, बल्कि व्यक्ति की वह स्थिति और समाज की बाधाओं के बीच की अंतःक्रिया है। मतलब मान लीजिए वह व्यक्ति है किसी प्रकार से दिव्यांग है और यदि वो समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो वह उसकी दिव्यांगता की परिभाषा होगी सामाजिक अर्थ में। ठीक है, अब देखिए ऐसा है, ये एक व्यक्ति बना है, दिख रहा है आपको, एक व्यक्ति है, इसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति होगी। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जा रहा है और आप देख रहे हैं कि अभिकम्यता भेदभाव, मतलब कुछ ना कुछ इसमें समाज के द्वारा हो सकता है। कोई इसको यदि पैर नहीं है तो लंगड़ा कह रहा हो सकता है इसकी आंख नहीं हो तो अंधा कह रहा हो, या कुछ भी ऐसा हो जो समाज के रूप में उसको लगता है कि समाज में जैसे सब सरवाइव कर रहे हैं वैसे मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूं। इस कारण से उनको ये लगेगा, यही ही स्थिति कहलाती है दिव्यांगता। जो पहले क्या थी, विकलांगता थी, बाद में एक सम्मानजनक एक शब्द प्रयोग किया जाने लगा, वो था आपका दिव्यांगता। मतलब पूर्ण भागीदारी में रुकावट। सरकार क्या कह रही है? कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति समाज में पूर्ण भागीदारी नहीं ले पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, उसकी शारीरिक बाधाएं उसको रोक रही हैं, तो इस कंडीशन में उसको हम कहें विकलांगता कहेंगे। और वर्तमान में उनकी स्थिति को सम्मानजनक बनाने के लिए उसका नाम क्या कर दिया गया है? दिव्यांगता कर दिया गया है। ठीक है, देखिए पहले के समय में जो दिव्यांगता थी, मतलब विकलांगता मान लें कि कुछ ही कैटेगरी में होती थी। शुरुआत के समय ऐसा था जहां पर कैटेगरी बहुत कम थी, मतलब कुछ ही 6, 7, 8 कैटेगरी थी जहां पर
यदि उससे कोई ग्रस्त व्यक्ति है तो ही उसको विकलांग माना जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नई बीमारी आ रही हैं, जैसे जैसे समस्याओं का एक दायरा बढ़ता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि एक विशेष कानून लाया जाए, और उस कानून में क्या करें, इन विकलांगता को हम थोड़ा सा बढ़ाएं। क्या बढ़ाते हैं उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, दिव्यांग जनों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। देखा होगा आपने, जो डिसेबल्ड होते हैं, उनके पास पैर नहीं है, आंख नहीं है, या मानसिक रूप से उतना दिमाग उनका काम नहीं करता, ये सब क्या है, ये सब देखने को मिलेगा आपको। तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहला उनका मानसिक स्वास्थ्य। हो सकता है सामाजिक अलगाव के कारण हीन भावनाएं, तनाव आ जाए। वही हमने बोला कि किसी का यदि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या कुछ भी नहीं, आंख नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोग उसको बुरे शब्दों से ही बोलते हैं, ये अंधा है, ये बहरा है, ये काना है, बहुत सारे शब्द यूज करते हैं। तो एक जब कोई सुनेगा समाज में, और उसको लगेगा कि मैं समाज का वो हिस्सा नहीं हूँ जो हिस्सा सही मायनों पे सभी लोग हैं और मुझको भी होना चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, अपनी एक कमी को महसूस करेगा, और उससे क्या होगा, उसका जो मेंटली हेल्थ होगा प्रभावित होगा। फिर उसका सामाजिक भेदभाव, उन्हें अक्सर दया की दृष्टि से देखा जाता है, या मुख्य धारा से अलग रखा जाता है। मतलब क्या है, अरे विकलांग है आप, ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, मतलब लोग क्या होते हैं, उनको दया की दृष्टि से देखना, सहानुभूति ज्यादा देना, इस तरह के भाव से, तो कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव भी उसको देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं अभिगम्यता की कमी। अभिगम्यता मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना होता है, तो वह स्थिति उसकी अभिगम्यता होती। मान लीजिए कोई ऐसा बैंक है, और एक व्यक्ति विकलांग है, वह पैर से चल नहीं पाता, तो उस स्थिति में क्या होगा, अभी गम्यता, वह वहां से चढ़ेगा कैसे, जाएगा कैसे। तो जब वो सार्वजनिक स्थल होते हैं, या स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, कहीं पर भी ऐसा है, वह देख रहे हैं कि भाई यदि मैं विकलांग हूँ, देखो मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बाकी लोग कितने अच्छे से सीढ़ियों से चढ़े जा रहे हैं, तो इस प्रकार की भी क्या होती है, उस व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं उनकी सुविधाओं में कमी देखने को मिलती है, और वो क्या होता है, वो विकलांगों के अनुकूल नहीं होती। फिर क्या होता है, शिक्षा और रोजगार की बात करें, ये क्या होता है, विशेष संस्थानों की कमी है और नौकरियों के में समान अवसर का अभाव है। मतलब क्या होता है कि उनको विशेष प्रकार की शिक्षा चाहिए। मान लीजिए कोई अंधा है, उसको ब्रेन लिपि चाहिए, तो वो लिपि कैसे होगी, उसके लिए विशेष स्कूल होंगे, विशेष टीचर होंगे। ऐसे स्कूल और टीचर आपको देखने को बहुत कम दिखाई देते हैं। आसपास देखेंगे, शायद ही आपके शहर में एक या दो ऐसे संस्थान हो जो ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये समस्या भी उनको देखने मिलती है भाई, कि शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी सी रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर आर्थिक निर्भरता। अब दीदी उनके पास रोजगार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो उचित कौशल और रोजगार ना मिलने के कारण परिवार पर निर्भरता होगी, और निर्भरता होने के कारण क्या होगा, आर्थिक निर्भरता होगी, और आर्थिक जो निर्भरता होगी उससे वह अपने आप को बहुत बेहतर नहीं मानेगा। मतलब ये जो दिव्यांग व्यक्ति दिख रहा है आपको, हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य भी उसका अच्छा ना हो, मेंटली मतलब प्रेशर महसूस करे, सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़े, जहां वो जाता है कहीं जगह किसी संस्थान में, वहां पर क्या चढ़ने उतरने में, या वो उनके अनुकूल नहीं होना चाहिए, उनके अनुसार शिक्षा और रोजगार भी बेहतर नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही साथ वो आर्थिक निर्भरता के रूप में भी देख रहे हैं कि भाई हमको तो कुछ भी आवश्यकता पड़ती है, हमको अपने घर से ही लेना पड़ता है। ठीक है। फिर हम आते हैं कुछ ये कानूनी क्रांति, जो हमने सबसे पहले कहा था कि 1995 में एक कानून लाया गया, जो 2016 तक बड़ा बदलाव दिखाया। कैसे दिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी कभी एक्ट पूछता है। दिव्यांगता का प्रकार, जब फिजिकल जो चैलेंज थे, वह डिसेबल्ड पर्सन थे, वीक डिसेबल्ड, तो 1995 का जो एक्ट था, उसका नाम था PWD एक्ट 1995। इसमें 7 प्रकार की विकलांगता थी। कितने प्रकार की थी, 7 प्रकार के। मान लीजिए उन्होंने कैटेगरी बांट दी कि हाथ वाले नहीं है, पैर वाले नहीं है, किसी आंखें नहीं है, या किसी को मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने विकलांगता बांट दी, और इस प्रकार से देखा तो 7 प्रकार की उनको विकलांगता देखने को मिली। फिर RPWD एक्ट 2016 आया। इसमें क्या कर दिया गया, विकलांगता
तो पहचान को और विस्तृत कर दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने क्या कर दिया, 21 प्रकार की विकलांगता उन्होंने कर दी, मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना विकलांगता जो है उन्होंने इसमें ऐड कर दी। अभी जैसे है भाई बहुत सारा है, आजकल रोग हैं जिसमें व्यक्ति चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, पूरे शरीर को हिला नहीं पाता है, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जहां पर ये सब देखने को मिला। तो उस स्थिति में क्या है, 21 प्रकार की विकलांगता ला दी गई। अब सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण था वो पहले जो एक्ट था 1995 का, उसमें क्या था, 3% था, लेकिन ये जो 16 वाला एक्ट है वहां पर क्या हो गया, 4%, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 1%। मतलब यदि 100 पोस्ट निकलेंगी तो उसमें पहले 3 पोस्ट रिजर्व होती थी, अब क्या होती, 4% पोस्ट, ये 4 पोस्ट रिजर्व होंगी। फिर हायर एजुकेशन में आरक्षण, मतलब पहले क्या था, बहुत सीमित प्रावधान थे, जो उच्च शिक्षा में कोई व्यक्ति जो है पढ़ना चाहता हो या कुछ भी ऐसा करना चाहता हो तो वहां पर क्या होगा, सीमित प्रावधान थे, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं था। लेकिन जो ये नया वाला आया है 2016 वाला, इसमें 5% का 5% चेंज हुआ, उसमें 5% दिया गया। भाई देखिए आरक्षण जो भी होगा वो 5% ऐसे जो फिजिकली चैलेंज होंगे उनके लिए होगा। भेदभाव पर सजा, यदि कोई भेदभाव पहले करता है, तुम विकलांग हो, तुम्हारे पैर नहीं है, तुम्हारा आंख नहीं है, ये कुछ भी ऐसा शब्द कहे तो कोई विशेष प्रावधान नहीं था। लेकिन अब क्या है, यदि ऐसा कोई करता है, अब कोई किसी को चढ़ाता है या किसी को भेदभाव करता है, कुछ भी है, तो जुर्माना, चढ़ाना नहीं, मतलब जो भी भेदभाव करता है 2 साल की जेल और जुर्माना, ये दोनों लगेगा उसमें। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब दिव्यांगजन के जो अधिकार हैं 2016 के, उसके 4 मुख्य स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं? पहला तो जो विस्तृत दायरा, इसमें क्या होता है, दिव्यांगता की 21 श्रेणियों में शामिल की, दिव्यांगता क्या गई, जो डिसेबल्ड है उनको 21 श्रेणियों में शामिल किया गया। साथ ही साथ ऐसे भी कुछ हैं जो बिल्कुल नए थे, जैसे एसिड अटैक जो पीड़ित होती, वो पार्किंसंस जो रोग होता है जिसमें देखा होगा ना, अपना हाथ कांपते हैं, थैलीसीमिया, ऐसे रोगों को भी विकलांगता की नई श्रेणियों में रखा गया। अब शिक्षा और रोजगार की बात करें, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, यदि विकलांग है तो 6 से 18 साल के जो बच्चे होंगे उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और सरकारी नौकरी में क्या है, 4% आरक्षण, जो हमने अभी उसके पहले आपको बताया था ना एक्ट में, वो 4% एक्ट में वो बदलाव करके अब जो आरक्षण आया है वो 4% हो गया है। सुगम्यता, ये क्या होता है, सुगम्य अभियान चला था, उसमें क्या होता, सभी सार्वजनिक भवनों को रैंप, लिफ्ट आदि से सुगम बनाना अनिवार्य कर दिया गया और परिवहन और सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब मान लीजिए कोई बैंक है, कोई कुछ भी ऐसा जगह है जहां पर क्या है, वो व्यक्ति जा सकता है, जा तो सकता है, लेकिन उसमें जाएगा कैसे, जाएगा तो वो उस स्थिति में जाएगा जब वहां पर उसके चढ़ने की व्यवस्थाएं होंगी ना, जब चढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं तो क्या करेगा वो। फिर कानूनी सुरक्षा, ये क्या होती है, भेदभाव मान लीजिए कोई कर रहा है तो 5 लाख तक का जुर्माना और जेल है। अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय निधि के लिए, ठीक है, मतलब मान लीजिए जैसे आप ऐसा करते हैं कि जो नया कानून 2016 का विकलांग का आया है, तो फिर से जो नया कानून आया है भेदभाव करता है विकलांगों के लिए, उसमें भेदभाव करने पर कितने रुपए की जुर्माना है, कितना मैक्सिमम जुर्माना है पता है आपको, कितना जुर्माना है मैक्सिमम, 5 लाख रुपए तक है, मतलब कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है या सजा उनको दोनों होगी। ठीक है, इसके पहले क्या था 2 साल, इसको आप 5 लाख 5 कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये दो जुर्माना मतलब कितना है, 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है जो, और 2 साल तक की जेल है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब सरकारी योजनाओं का लाभ, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहचान और पात्रता। अभी जो रेलवे है, रेलवे में यदि कोई मान लीजिए विकलांग है तो उसमें क्या होगा, 25% से लेकर 75% तक छूट मिलेगी, डिपेंड करता है वो किस जगह से जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो डिपेंड करेगा, लेकिन आपको 25% से 75% तक आपको क्या होगा, छूट मिलेगी। फिर आयकर का प्रावधान क्या है, यहाँ पर 80U यदि विकलांग है और वह आमदनी कमाता है तो कुछ विशेष छूट मिलेगी आर्टिकल
ATU इनकम टैक्स की धारा ATU के तहत उनको रियायत मिलेगी, कुछ विशेष छूट मिलेगी। दिव्यांग पेंशन, राज्य सरकारों द्वारा मासिक पेंशन जो राशि क्या है राज्य सरकार द्वारा देगी, दिव्यांग पेंशन भी मिलेगा। मान लीजिए वो ऐसा दिव्यांग है, उसको भाई खर्चे तो लगते ही है उसके लिए, तो क्या होगा दिव्यांग की पेंशन से भी वह व्यवस्था की गई है। और इसके लिए एक UDID कार्ड बनाया गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट आज के समय में, इसके बिना आप कहीं भी सरकारी लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यह क्या है, एक राष्ट्र और एक पहचान के लिए सभी सरकारी लाभों के लिए एक यह कार्ड पूरे देश में मान्य है। और ये तब कब होगा, जब वो 40% की विकलांगता या दिव्यांगता, मतलब वो जो विकलांग होगा कम से कम 40% से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, यहाँ तक का विकलांग का पूरा खत्म हो गई। आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं पार्ट 2, यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्या है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में आता है तो स्वाभाविक है उसको शारीरिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती है और सामाजिक समस्याएं भी होती है। तो कुछ बहुआयामी चुनौतियां भी हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका शारीरिक समस्याएं। देखते हैं आप ना, उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, दिखाई कम देता है और सुनने की शक्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गठिया गठिया की समस्या भी अक्सर जोड़ों में दर्द दिखाई देता है आपको। मधुमेह, डायबिटीज जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं, तो शारीरिक समस्या भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर आता है मानसिक समस्या। ये क्या होता है, अकेलापन, अवसाद, डिप्रेशन भी और भूलने की बीमारी, ये भी आपको कहाँ से दिखाई देगी, मानसिक समस्याएं भी आपको वहां पर एक वृद्धावस्था में सामान्यतः देखने को मिलेंगी। फिर हम आते हैं आर्थिक समस्याएं। ये क्या है, आय का जो स्रोत है वो खत्म होना। मान लीजिए अब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, वृद्धावस्था में सरकारी जॉब नहीं रही है जिसकी, तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, पेंशन तो मिल ही रही। उस कंडीशन में क्या होगा, उसको आय का स्रोत क्या खत्म हो जाएगा। दवाओं का जो भारी खर्च है वो देखने को मिलेगा और निर्भरता तो रहेगी रहेगी परिवार में। भाई कुछ ही पैसे चाहिए होंगे, दवाई है या कुछ भी व्यवस्था करनी होगी तो कौन, घर वाले करेंगे। तो आर्थिक निर्भरता भी आपको देखने को मिलेगी। फिर सामाजिक समस्या, ये क्या है, परिवार द्वारा उपेक्षा। वृद्धावस्था में देखा होगा कहीं शादी पार्टी में नहीं ले जाना है, कोई आएंगे तो अलग से कमरा दे दिया, कुछ भी, मतलब ये समस्याएं भी परिवार द्वारा उपेक्षा है, अलगाव, अकेलापन है, बच्चे अलग अपना काम कर रहे हैं, लोग अलग का, तो अकेलापन उनको देखने को मिलेगा। असुरक्षा की भावना, असुरक्षा मतलब अरे मैं अकेला हूँ, कोई समस्या है, गिर गया या कुछ भी हो गया तो कौन देखने आएगा, कोई देखने नहीं आएगा। ठीक है, ये सब चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। अब कानूनी सुरक्षा जो कवच है वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। ये याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि जो वृद्धावस्था या वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पास हुआ था, वो कौन सा ईयर था, तो आपको 2007 को याद रखना है। ठीक है, यह होता क्या है, यह कानून बच्चों और उत्तराधिकारियों के बीच के लिए माता पिता, जो क्या है, माता पिता की देखभाल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मतलब देखिए पहले तो क्या था भाई, आप सामाजिक रूप से कि ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अब कानूनी रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो यह अधिनियम उसके क्या उसको काम करवाएगा। क्या क्या है इसमें, सबसे पहली बात तो ये, इसमें क्या होगा, उपेक्षा और दुर्व्यवहार होने पर आप इस अधिनियम का लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए उपेक्षा हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो भी आप इस अधिनियम का लाभ ले सकते हैं। दूसरा कदम क्या है, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, यदि नहीं मिल रहा है आपको कुछ पैसा तो आप मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में वहां शिकायत कर सकते हैं जाकर। फिर तीसरा कदम क्या है, ट्रिब्यूनल द्वारा 10,000 रुपए प्रति माह तक का भरण पोषण का आदेश मिल सकता है। 10,000 रुपए हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो जिसके लिए लेना है, लड़का है लड़की है, उनसे यदि पैसे की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि कितना भरण पोषण होगा। 2019 में के प्रस्तावित संशोधन की बात करें, अभी तो 2007 था ना जब अधिनियम पारित हो गया, लेकिन कुछ संशोधन हुआ। पहली बात तो जो बच्चों हैं, बच्चों की परिभाषा में पहले क्या था, जो उनके खुद के जन्मे बच्चे थे वो सामने आते थे, पहले जो जन्मे बच्चे थे वही सामने आते थे। लेकिन अब क्या हो गया है,
अब भाई देखिए, आपका दामाद भी शामिल है, बहू भी शामिल है, ये इन्हीं को लड़के बच्चे कहते हैं ना। मान लीजिए लड़की की शादी किसी ने कर दी, और करने के बाद भाई उसकी लड़की ही है, तब क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे? कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई कि आपको दामाद भी शामिल होगा, और ये लड़का है, बहू है, तो वो भी शामिल होगी बच्चों की परिभाषा में। ये भरण पोषण क्या है कि सीमा को हटाना, 10,000 रुपए जो मैक्सिमम लिमिट थी उसको हटाने का प्रस्ताव कर दिया गया कि भाई देखिए ऐसा है, 10,000 रुपए नहीं, जो जैसी आवश्यकता होगी वैसा इनको मिलना चाहिए। इस संपत्ति की वापसी, सेवा की शर्त पर दी गई संपत्ति वापस ली जाएगी। मान ली सेवा यदि या कोई कर रहा है और संपत्ति है उसको कि भाई मेरी सेवा करोगे और तो मैं तुमको संपत्ति दूंगा, यदि ये शर्त है, इस शर्त में वैसा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे ये, वो संपत्ति भी वापस करने का प्रावधान इसमें किया गया। तो मतलब एक तरफ है आपका 2007 और एक तरफ है आपका 2019। इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कुछ योजनाएं हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहला तो है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। आपकी कब से प्रारंभ हुई? ये कब से प्रारंभ हुई है? पता है आपको? क्या नहीं मालूम होगा? एक मिनट। 2017 कब से होगा? ये 2017 से प्रारंभ हुई प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, 2017 से प्रारंभ हो गई। इसमें क्या है? इसमें होता है कि 60 वर्ष या उससे अधिक जो कि उम्र के वरिष्ठ नागरिक होंगे उनके लिए एक पेंशन योजना है, और 2023 तक इसको बढ़ाया गया और एलआईसी के माध्यम से इसका संचालन किया गया। मतलब कुल मिलाकर शुरुआत आप 2017 ही इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? फिर हम आते हैं, राष्ट्रीय वयोश्री योजना कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? ये 1 अप्रैल 2017, मतलब कब से हुई? 2017। 2017 से ये प्रारंभ हुई है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। क्या है ये? गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त जीवन सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, सुनने की मशीन, चश्मा, नकली दांत, ये सभी राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आपको देखने को मिलेंगे। 2017 में ये भी प्रारंभ हुई थी। अब आते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत पता है आपको कब से स्टार्ट हुआ? पता है आपको? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्टार्ट कब से हुआ। यदि आप कहें 2018 से। कब से हुआ है? 23 सितंबर 23 सितंबर 2018 से ये प्रारंभ हुआ है आयुष्मान। देखिए एक्चुअली शुरू में क्या था, आयुष्मान कुछ लोगों के लिए था, कुछ जो गरीबी रेखा के लिए है उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। लेकिन अभी प्रावधान, हाल ही में प्रावधान कर दिया गया कि जो 70 प्लस वाले हैं, 70 साल से ज्यादा वाले हैं, चाहे वो जनरल में हो, SC ST हो, या उनके पास आय के साधन हो या ना हो, कुछ भी हो, 70 प्लस हैं, तो उनको सभी को, वरिष्ठ नागरिकों को क्या है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, उनकी आय की सीमा कुछ भी हो, उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब एल्डर लाइन, एल्डर लाइन क्या होती है? 14567 14,567, ये लाइन है। इसमें क्या है? सूचना लेनी हो, मार्गदर्शन लेना हो, भावात्मक सहारे के साथ एक टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर आपको ये सब देखने को मिलेगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए। अब साथ ही साथ कुछ और भी है, कुछ और भी योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? देखिए सबसे पहली योजना क्या है आपकी? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू हुई? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू हुई? पता है किसी को? जानकारी है किसी को? क्या नहीं है जानकारी? चलिए फिर से हम पता करते हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू हुई। इसमें क्या था? इसमें था भाई कि जो तीर्थ दर्शन होगी जिससे वरिष्ठ नागरिकों को क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को क्या है व्यवस्था की गई। इसमें 2012 में, कब से शुरू हुई?
2012 से यह प्रारंभ हुई और इसमें हवाई जहाज से मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आते आनंदम विभाग। ये क्या है? बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ावा देने के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना हुई। आनंदम विभाग मतलब जहां पर क्या आनंद की विभाग की व्यवस्था की लोग हंसे घूमे फिरे बढ़िया, तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश आनंद विभाग की स्थापना कब हुई? पता है आपको? चलिए उसको पता करते हुए डेट हम लोग को 2016 में। कब से है? 2016 से। ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल्याण से अधिकार जितने भी अभी एक बदलते भारत की सोच के लिए है, मतलब दोनों के लिए अधिकार भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो या दिव्यांगजनों, सभी के लिए वरिष्ठ और सम्मान की बात है। इसलिए बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको इसमें मिले हैं। ठीक है, ये पूरा है आपका दिव्यांग जन के लिए और साथ ही साथ आपके दिव्यांग जन के साथ साथ आप वरिष्ठ नागरिक, इन दोनों के लिए हम लोगों ने आज एक बेहतरीन प्रयास किया हुआ है। आपको कैसा लगा बताइएगा। और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ठीक लगता है तो आप लोग जरूर से बिल्कुल इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो एग्जाम के लिए आप आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोर्स लेना है तो बिल्कुल आप हमारे एप्लीकेशन में आ सकते हैं।